हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 7th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं आपका पर्यावरण जो हमारी पुस्तक है, पृथ्वी के अंदर की जो आपकी संरचना है, आप सिंपली कह सकते हैं कि आपके पृथ्वी की जो आंतरिक भाग के विषय में जो आपकी जानकारियां हैं, आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से लेंगे, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, चैप्टर आपके समक्ष है, आप इसको पढ़ सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं। क्या है ये पूरी चीजें, आप इसको देखिए। सबसे पहले आप इसको पढ़ें, समझें, एक एक कर को ध्यान दीजिए आप इसको अच्छे से। और देखिए, हमारे पृथ्वी के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसे पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है, कि हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं अर्थ का, इसके विषय में हम लोग ये सारी चीजें को हम इनको समझने का प्रयास। अब देखिए, सबसे पहले तो आप ये वाला चित्र है इसको देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, आप इसको समझिए और इसको समझने का प्रयास कर। देख लिया? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर की तरफ और चीजों को लेंगे एक एक तरीके से। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। कैसी है बच्चों? गतिशील, यानी कि हमेशा क्या है, आपका मूव करती रहती है, घूमती रहती है। और हमने देखा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में लगभग चक्कर लगाती है और सूर्य का एक चक्कर, जिसको हम परिक्रमण या आपका भ्रमण कहते हैं, वो क्या है, लगभग आपका 365 दिन में कंप्लीट करती है। इतना हम लोग पढ़े हैं और आप इसको अब तक सुनते भी आए हैं और अपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा। आगे देखिए, इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता है, चाहे अंदर की बात करें पृथ्वी के और चाहे हम लोग बाहर की बात करें। इसमें क्या मिले हमको, कंटिन्यूअस आपके चेंजेस जो हैं वो हमको मिलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? कह रहे कि आपने सोचा है या आपने कभी ऐसा विचार किया है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? और कह रहे हैं कि जो पृथ्वी है वो किन पदार्थों से, किन मेटल से बनी है, ये आप थोड़ा सा देख लेना। देखिए, पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है? पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्रीय परतों से बनी है। कह रहे जिस प्रकार आप प्याज को देखते हैं, जो आपकी प्याज होती है उसके ऊपर आपके लेयर उतरती है ना बच्चों, ऐसे ही हमारी अर्थ है, उसके ऊपर भी एक के ऊपर एक परत है। चित्र 2.1 में पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। हम क्या बोलते हैं, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है हम उसको क्या बोलते हैं, आपका परपटी कहते हैं। यह है सबसे पतली परत होती है। यह है महाद्वीप सहित में 35 किलोमीटर। कह रहे अगर हम लोग इसके महाद्वीप में देखें, महाद्वीप मतलब जहां पर क्रस्ट यानी कि जहां मिट्टी है, समझिए, जो सबसे मोटी है, वहां कितनी किलोमीटर है इसकी? पहली परत इसकी 35 किलोमीटर, जिसको हम बोलते हैं परपटी। ठीक है? और समुद्र में कितनी है इसकी? समुद्र में है 5 किलोमीटर। कैसा है समुद्र में? महाद्वीप सहित मुख्य रूप से सिलिका, एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी है। कह रहे कि जो भूपरपटी है, जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, ये किससे बनी है? आपकी सिलिका एल्युमिनियम से बनी है। इसलिए इसे सियाल कहते हैं। सी फॉर सिलिका, एल फॉर एल्युमिनियम कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सिली में यानी कि सिलिका का मैग्मा भी कहा जाता है। अब यहाँ आपको समझने की देरी है। मान लीजिए ये आपकी भूपरपटी वाली एक प्लेट है, ये ऊपरी परत है, ये देखिए क्या है, ऊपरी परत है। अब इस ऊपरी परत में देखिए पर्वत, पठार, समुद्र सब आपके शामिल है, ऐसे समझिए। देख लिया? देखिए, ये आपका समुद्र है, महासागर है, और इस महासागर से इस पटल के बीच की दूरी कितनी है आपका? यहां से यहां तक 5 किलोमीटर। और अगर हम लोग यहां से बात करें और यहां तक, तो ये कितना बैठेगा आपका? 35 किलोमीटर। तो ये सब चीजें पर आपको विशेष ध्यान देना है। और इन सभी चीजों को समझना है कि कैसे जो आपकी पृथ्वी की ऊपरी परत है, ऊपरी परत कौन सी?
आपका परपटी, ये वाला भाग, इस भाग की हम लोग विशेष कर आपका बात कर रहे हैं। ये परपटी कितनी मोटी है? ये समुद्रों में 5 किलोमीटर और पृथ्वी पर आपका 35 किलोमीटर इसकी मोटी थिकनेस है। ठीक, आगे देखिए। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई में फैला है, और कह रहे हैं परपटी के बाद दूसरी जो आपकी परत है उसका नाम है मेंटल। ठीक, और कितनी मोटी है? 2900 किलोमीटर, यानी कि कितनी थिकनेस, थिकनेस का मतलब होता है व्यास, कितना मोटा है, गहराई तक फैली। इसी वजह से सबसे अंतिम रूप में क्रोड है, और पहले ही कौन सी है? परपटी, जिसको हम भूपरपटी भी कहते हैं, मेंटल यानी कि पृथ्वी का बीच का, और लास्ट में है क्रोड। अंतिम में क्या है आपका? क्रोड है। तो इनको आपको सबको समझना है, इन सबको आपका एक एक करके हमको विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, और विशेष रूप से इन सबको आपका पढ़ना है। ठीक, आगे देखिए। जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है, यानी कि ये उससे भी ज्यादा मोटी है, और निकिल लोहे की बनी है। किसकी बनी है? निकिल और लोहे की बनी है, इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा है आपका? निफे, नी फॉर निखिल, फे फॉर फेरस। ठीक, केंद्रीय कोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है, यानी कि इसका टेम्परेचर और प्रेशर कैसा है? काफी हाई है। किसका? जो आपकी नीचे वाली जो आपकी परत है। और क्या बोला है हमने इस परत को बच्चों? ध्यान देना, हमने इसको क्रोड कहा है, और देखिए ये रहा केंद्रीय क्रोड। ठीक, ये आपको ध्यान देना है और इसको समझना है, और इस पर आपको बात करनी। आगे थोड़ा सा ध्यान रखिए, सेल एवं खनिज, किसके विषय में देखना है हमें? हमें सेलों और खनिज के विषय में पढ़ना है। पृथ्वी की भूप्रकृति अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। कह रहे जो आपकी पृथ्वी है उसमें अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ना कुछ यहीं समझा देता हूं, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाए। देखिए, सबसे पहले देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, और मैंने क्या किया? पृथ्वी का एक भाग आपका कट कर लिया, और अगर एक भाग में कट करता हूं तो पृथ्वी कुछ मुझको इस प्रकार की दिखाई देगी, और ये पृथ्वी का ऊपरी भाग होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखिए, ये जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, यही क्या है आपका बच्चों? ध्यान देना है, ये क्या है? यही परपटी है। क्या है? परपटी है। और परपटी के बीच में यहां देखिए, ये वाला जो रीजन है, ऐसे मान लीजिए ये रीजन है आपका मेंटल का, और नीचे क्या मिलती है आपकी? आप इसको देखेंगे, नीचे मिलेगी क्रोड। ठीक है, तो पहली कौन सी है? भूपरपटी, यानी कि परपटी, दूसरी मेंटल और तीसरी क्रोड। 3 परतें हमको मिलती हैं, इनके विषय में हमको एक एक करके सबको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, इतना हमने देख लिया। दूसरा समझिए, अब थोड़ा इसमें अगर आप लोग ध्यान देंगे तो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा, इसमें भी 2 भाग बने हैं, एक ऊपरी मेंटल, एक निचला मेंटल। अगर हम बात करें क्रोड की, तो ऊपरी क्रोड और आपकी निचली क्रोड, तो दोनों क्रोड इसमें भी आपको बनी हुई दिखाई देगी। ठीक है, ये समझ आना चाहिए। ध्यान देंगे इतनी, तो ये जो क्रोड है ये आपको दिखाई दे सकती है, ये आपके बनी हुई आपको समझ आ सकती है। तो थोड़ा इसका ध्यान रखेंगे, इनको सबको अच्छे से देखेंगे, तो सारी चीजें आपको बहुत सरल रूप में आपको समझ जाएंगी, और आप इनको समझ सकते हैं। ठीक है ना? ठीक, चलिए, अब आप सबसे पहले इस चित्र को देखिए। इस चित्र में देखिए, ये है आपकी परपटी, ये है स्थलमंडल, ये है आपका मेंटल, ये है क्रोड, ये है सीमा, ये है बाह्य क्रोड, और ये है आंतरिक क्रोड।
इन तीनों करोड़ को समझिए। ठीक है, देखिए भूपर्पटी है, इस भूपर्पटी के जो भाग है ऊपर वाला, इसको ही हम क्या बोलते हैं, आपका स्थल मंडल। इसके नीचे क्या है, मेंटल, ये देखिए, और ये फिर क्या है, इसके नीचे करोड़। करोड़ का दो भाग, एक बाह्य करोड़ यानी कि जो ऊपर वाली है, एक नीचे की, इसको हम क्या कहते हैं, आंतरिक करोड़। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए, कुछ हमको जानकारी है, क्या कह रहे हैं कि आप जानते हैं विश्व की सबसे गहरी खदान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जिसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर की गहराई तक जा चुके हैं, यानी कि आप समझ चुके हैं कि 35 किलोमीटर तो भूपर्पटी है। अभी हम उस भूपर्पटी में कितना गए हैं, 5 से आपका 6 किलोमीटर, यानी कि 30 किलोमीटर जाना भी बाकी है। हमको बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी चीजें हमको वहां मिलेंगी। ठीक, आगे देखिए, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की 6000 किलोमीटर की सतह खोदना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप पृथ्वी के सेंटर में पहुंचना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 6000 किलोमीटर की गहराई खोदनी पड़ेगी, वो भी समुद्र में। महाद्वीप में तो आप नहीं खोद सकते क्योंकि वो पर्वत पार पठार है, लेकिन 6000 किलोमीटर हम आप खोद दें तो आप पहुंच सकते हैं। ठीक, अब देखिए, हम बात कर रहे थे सहल और प्रमुख जो आपके खनिज हैं उनके विषय में, उनको देख रहे थे। तो पृथ्वी की पर्पटी जो मतलब जो ऊपरी परत बनी है, उसमें और बहुत सारे सहलों से आपके मिलकर बनी है। पृथ्वी की पर्पटी बनने वाले खनिज पदार्थों के प्रकार की जो हम बात करें, किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। कोई भी ऐसा खनिज पदार्थ है जिसको प्राकृतिक पिंड है, उसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार, गठन के हो सकते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय यानी कि इग्नियस, अपसादी यानी कि सेडिमेंट्री, और कायांतरिक यानी कि मेटामॉर्फिक। कैसे हैं, मेटामॉर्फिक, कायांतरिक सेल होते हैं। इग्नियस मतलब ऐसी चट्टानें जो हमको आग से प्राप्त होती हैं, अपसादी मतलब जिनके जमाव से हमको मिलता है, कायांतरिक यानी कि इग्नियस और अपसादी पर जब ताप और दाब लगता है तो समय के साथ वो चीजें चेंज हो जाती हैं, उनको हम देखते हैं। ऐसे ही आप देखिए, सेडिमेंट्री रॉक से क्या बनता है, आपका कोयला, और कोयले पर दाब और ताप लगने से क्या बन जाता है बच्चों, आपका हीरा। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। अब देखिए, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। कह रहे द्रवित जो मैग्मा है ठंडा होकर क्या हो जाता है, आपका ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को अग्नेय सेल कहते हैं, जिन्हें प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। अग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदीय सेल और बाह्यवेदीय सेल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? कह रहे जो ज्वालामुखी से आपका लावा निकलेगा, क्या आप उसकी कल्पना कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं? वास्तव में आग लाल मैग्मा ही होती है, और कह रहे जो आग है और वास्तव में आपका लाल मैग्मा होती है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाती है। जब द्रवित लाल सतह पर आ जाता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाती है। पृथ्वी पर इस प्रकार से बने सेल अंतर्भेदीय सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको, अंतर्भेदीय सेल। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट यानी दक्कन का पठार बेसाल्ट सेलों का ही बना है। इसी का एग्जाम्पल है जो आपका दक्कन का पठार है, बेसाल्ट जो चट्टान है उन्हीं से आपका बना हुआ है, और उसी का एक एग्जाम्पल हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, समझिए। चलिए इतना ध्यान रहेगा। आगे किसी कोई डाउट या तो कोई कंफ्यूजन पूछिए बच्चों। अब सबसे पहले आपको मानचित्र में दक्कन का पठार ढूंढना। आपको दक्कन प्लेट्यू को क्या करना है, आपको इसमें ढूंढना है बच्चों, और इसमें इसकी आपको बात करनी है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। आगे द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर ही ठंडा हो जाता है,
और कह रहे हैं जो आपके लिक्विड फॉर्म में मैग्मा होता है वो भूपर्पटी पे बाहर ना आकर क्या होता है उसके अंदर ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने सेलों को अंतर्भेदीय सेल धीरे धीरे ठंडे होने के कारण बड़े होकर दानों के रूप में लेता है। ग्रेनाइट ऐसे ही एक सेल का एग्जाम्पल है। कई सालों तथा दानों का चूर्ण बनने के लिए अब संघर्ष पत्थरों का उपयोग होता है, वे ग्रेनाइट बन जाते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम आपका ग्रेनाइट आपका बोलते हैं। क्या है ये आपका ग्रेनाइट। सेल रखकर चटक कर तथा एक दूसरे के साथ टकराव छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन कारणों से इन कणों के अवसाद को कहते हैं। ये अवसाद हल जवा आदि में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा करते हैं। ये आदृत अवसाद दबाकर एवं ठोस होकर सेल बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसाद सेल कहते हैं। इस प्रकार की जो सेल होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग आपका अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बने होते हैं। इन सेलों में जानवर पौधों तथा अन्य सूक्ष्म जीव कभी कभी इन्हें सेल भी कहते हैं और इन्हें हम कहते हैं इनमें जीवाश्म भी हो सकते हैं। पहले जो अवसादी सेल होती हैं इनमें आपके जीवाश्म होते हैं। आप देखेंगे जो आपके फॉसिल्स होते हैं, आपको चट्टानें देखेंगे तो चट्टानों पर आपको किसी पौधे की किसी जानवर की छाप आकृति आपको देखने के लिए मिलती है। उनको क्या बोलते हैं आपका फॉसिल्स कहते हैं। अग्नि और अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तन हो जाता है। कह जो आपकी चिकनी मिट्टी है वो चूना पत्थर में और चूना पत्थर आपका संगमरमर में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि आपका इग्नियस तथा अवसादी सेलों जब आपका ताप और दाब लगता है तो ताप और दाब लगने की वजह से इनका जो स्ट्रक्चर है, जो इनकी चीजें हैं वो आपका बदल जाते हैं। जो इनकी आकृति है वो सब आपकी चेंज हो जाती है। ये आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, ठीक है, ताकि आप इनको देख सकें। ठीक, इस प्रकार की चीजें ये क्लियर ना तो बिना बच्चों। चलिए आगे देखें। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेल का उपयोग सड़क घर इमारतें बनाने में किया जाता है। जो हार्ड सेल होती हैं कठोर जैसे इग्नियस रॉक्स हो गए, हम उनको क्या करते हैं इनका घर बनाने में सड़क बनाने में बिल्डिंग बनाने इमारतें बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो उदाहरण के लिए 7 पत्थर यानी कि पिट्ठू, 6 यानी कि टीपू किटकिट, 5 पत्थर यानी गिट्टी। आप दादी के साथ अपने पड़ोसा से पूछकर इन खेलों के बारे में जानकारी प्राप्त करो। मेरी जानकारी क्या होती है। अब थोड़ा ऐसे ही पत्थर का प्रयोग और पत्थर का करिश्मा देखिए जिन हम सेलों की बात कर रहे हैं। अनेक स्मारकों के चित्र एकत्र कीजिए, पता कीजिए कि वे किन सेलों से बनी है। लाल किला एक बलुआ मिट्टी से बना है। ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है, सफेद संगमरमर से। ये जो पूरा ये जो आपका लाल किला बना है किससे बना है, ध्यान, ये पूरा लाल किला बलुआ लाल पत्थर से बना हुआ है। और जो आपका ताजमहल है ये सफेद व्हाइट कलर के संगमरमर से बना हुआ है। देखिए इसको कोट करिए। आपको यह जानकारी आश्चर्य होगी कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित होता है। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि आपको जानकारी आश्चर्य होगा कि किसी निश्चित दशाओं में कुछ ऐसी फिक्स ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आपका सेल की रिसाइकल होती है और दूसरे रूप में बदल जाते हैं। हम इनको सेल चक्र बोलते हैं। क्लियर है। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर इग्नियस रॉक्स यानी कि अग्नि सेल में बन जाता है। ये अग्नि सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण अग्नि एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप और दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघल कर द्रवित मैग्मा बन जाते हैं। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर अग्नि सेल में आपके परिवर्तित या आपके जो चेंज हैं वो आपके हो जाते हैं। ठीक, तो ध्यान है ना बच्चों। चलिए
इतना कोई आपका डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं। पढ़ लिया? यहाँ तक अगर कोई आपका डाउट बनता है, कोई कमेंट है, कोई डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कोई भी बच्चा। चलिए अब देखिए, सबसे पहले इस मैग्मा से आपके अब इग्नेक्स रॉक्स बनी, इन्हीं आप कटाव छटाव हुआ तो ये अपसादी बनी, और इस तरह से ये आपका सेल बन गया, जम गई, और सेल बनने पर ये इनका रूप चेंज हो गया, और रूप चेंज होकर इसको क्या हो गया, आपका मेटामॉर्फिक बन गई, आपकी कायांतरित जो सेलें हैं वो आपके बन गई। देखना चाहिए कैसे मैग्मा इस तरह ये और ये चेंज के रूप में आपका बनती चली गई। ठीक है, ये आपको ध्यान। इतना अगर आप लोग पढ़ते हैं, इतना समझते हैं, तो समझ लीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको इसमें। सारी चीजें आपको बहुत बढ़िया से हो जाएंगी, सारी चीजें आपको समझ आएंगी। अब देखते हैं, सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले वे पदार्थ है जिनका निश्चित भौतिक धर्म गुण रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह, जैसे कोयला, पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस, इनका उपयोग उद्योग, औषधि और वर्क में भी होता है। लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि, ये सब चीजें इसके प्रयोग में आपका की जाती है, और इन सबको आपका किया जाता है। क्या आपके राज्य में कौन कौन सा खनिज पाया जाता है, इसको लिखिए। अपनी कक्षा में दिए गए नक्शे में एकत्र करिए और उनको ढूंढिए। बच्चों, जितना हमने पढ़ा है इसमें कोई भी अगर आपका कोई आपका प्रॉब्लम है, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो इसको देख लेते हैं। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा यानी कि भू प्रॉपर्टी 80% मेंटल, 15% क्रॉड और आपकी तरह जायत नहीं है। इग्नियस, अब एक शब्द पढ़ रहे थे, लैटिन इग्नियस का अर्थ है अग्नि, सेडिमेंट्री का अर्थ है स्थिर, मेटामॉर्फिक का अर्थ है परिवर्तन रूप। ठीक, जीवाश्म किसे बोलते हैं? सेलों की परत में दबे मृत पौधे एवं जीव जंतु को आप क्या कहते हैं? अवशेष। ठीक, ये अवशेष है, और इनको आपको ध्यान देना। पूरी पृथ्वी का जो चीजें हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है। तो बच्चों, आज हमने आपके पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी की जो आपका इंटरनल जो आपकी संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसको हम देख चुके हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।